हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस चैप्टर 5 कर्वेचर। जी हाँ, कर्वेचर क्या होता है, ठीक है जी, और इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती है उनको हम कैसे सोल्व आउट करते हैं, आज हम इस कर्वेचर का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है जी, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये इंट्रोडक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आया तो कर्वेचर आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है। तो कर्वेचर को समझने के लिए अपना ध्यान यहीं पर रखें। ठीक है, तो बात करते हैं कर्वेचर की। देखो, डेफिनेशन मैं बाद में लिखवा देता हूँ। ठीक है, पहले क्या करते हैं, कर्वेचर का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। ठीक है जी, डेफिनेशन तो बाद में कर लेंगे, उनको तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है समझने का उसको समझ लेते हैं। तो कर्वेचर होता है क्या? देखो, मैं यहाँ पे सपोज को दो कर्व बना रहा हूँ। एक कर्व का नाम देते हैं पी क्यू, दूसरे कर्व का नाम देते हैं एल एम। ठीक है जी, अब इन कर्व को देख के आप ये बताओ कि कौन सा कर्व ज़्यादा बेंड हुआ है, बेंडिंग है। ठीक है जी, कौन सा कर्व ज़्यादा मुड़ा हुआ है। तो अब देखते बता दो कि सर जो कर्व एल एम है ये कर्व ज़्यादा बेंडिंग है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? पी क्यू के कंपैरिजन में। पी क्यू जो कर्व है ये कम बेंड है, लेकिन ये कर्व ज़्यादा बेंडिंग है। ठीक है जी, अब जो बेंडिंग की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे इसका। ठीक है जी, फॉर्मूला फाइंड हो जाएगा इसका। हम जो कर्वेचर की बात करते हैं, जो कर्वेचर है वो कर्वेचर क्या है? कर्वेचर क्या करता है कि जो न्यूमेरिकल मेजर्स होते हैं ना, शार्पनेस ऑफ बेंडिंग कर्व की, जो कर्व जितना बेंड हो रखा है उसकी जो शार्पनेस है, ठीक है, उसको मेजर करेंगे। उस मेजर करने को हम क्या कहेंगे? कर्वेचर कहेंगे। ठीक है जी, क्या? द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द sharpness of bending of a curve at that point is called curvature of a curve। ठीक है जी, क्या? जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट होगी इस बेंडिंग ऑफ कर्व की, इसके शार्पनेस की, शार्पनेस बेंडिंग ऑफ मेजर ऑफ कर्व, ये हमारे पास क्या कहलाएगी? कर्वेचर। ठीक है जी, कर्वेचर की डेफिनेशन क्लियर हुई। क्या कर्वेचर की डेफिनेशन? न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ शार्पनेस ऑफ बेंडिंग ऑफ ए कर्व, शार्पनेस ऑफ बेंडिंग ऑफ ए कर्व, कर्व कितना बेंड हो रखा है। ठीक है जी, उसकी शार्पनेस क्या है, उस चीज़ को जो मेजर करता है उसको हम बोलते हैं कर्वेचर। ठीक है, इसके बाद जो इसकी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हम लिख लेंगे। पहले टॉपिक की तरफ ध्यान देते हैं। दूसरा हमारे पास है इंट्रिंसिक इक्वेशन। ऑफ ए कर्वेचर, कर्वेचर की इंट्रिंसिक इक्वेशन। अब इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होगी उसको पढ़ते हैं। तो लीजिए, मैं यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया। इस कर्व की लेंथ मान लेते हैं कि लेंथ कितनी इसकी? एस है। ठीक है जी, और एस क्या है? ये लेंथ ऑफ कर्व। जो कर्व हमने लिया है इसकी लेंथ है एस। कर्व को क्या बोलते हैं हम यहाँ से? इसको आर्क भी बोलते हैं ना। हाँ जी, आर्क। ओके, या फिर कह सकते हो आप लेंथ ऑफ आर्क, ये भी हमारे पास है, राइट। तो एस हमारे पास लेंथ ऑफ कर्व हो गया। अब कोई एक फिक्स पॉइंट लेते हैं यहाँ से, हम मान लेते हैं ए कोई फिक्स पॉइंट है। ठीक है जी, फिक्स पॉइंट, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं पी, और जो पी है ये हमारे पास कोई वेरिएबल पॉइंट है। मतलब ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है पॉइंट ये। ठीक है, ये पॉइंट वेरी कर सकते हैं, ये पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है, जो वेरी करे वो वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है जी, ये वेरिएबल पॉइंट पी है। इस वेरिएबल पॉइंट पी से हम क्या करेंगे? हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कर्व था, एस इसकी लेंथ थी कर्व की, ए फिक्स पॉइंट ले लिया हमने, और पी एक वेरिएबल पॉइंट है। इस वेरिएबल पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट इसको होता हो जाएगा। हाँ जी, इस टेंजेंट को मान लेते हैं कि टेंजेंट क्या है? T1 है। ठीक है जी, जो टेंजेंट है ये कौन सा टेंजेंट है? T1 है, इसको हमने नाम दे दिया एक। अब इस जो ये ए पॉइंट है और जो टेंजेंट है, ये जहाँ पे कटेंगे वहाँ पे एक एंगल बनेगा। हाँ जी, जो इसका इंटरसेक्शन, जो इसका जो एंगल बनता है वो एंगल हम मान लेते हैं कि एंगल क्या जी? साई है। ठीक है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? साई एंगल बोलते हैं, राइट। ए हमारे पास फिक्स पॉइंट था, T1 हमारे पास कोई टेंजेंट कर्व था। ये ए इस फिक्स पॉइंट से या इसके थ्रू कोई फिक्स लाइन आ जाए,
उससे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास एंगल साई बन गया, हमने मान लिया कि एंगल साई है। ठीक है जी, जो रिलेशन होगा एस के अंदर और साई के अंदर, द रिलेशन बिटवीन एस एंड साई इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है जी, उसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ ए कर्व। किसको, रिलेशन को बोलते हैं, किसका रिलेशन, एस का रिलेशन और साई का रिलेशन। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ ए कर्व। जो इस रिलेशन से एक हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ ए कर्व। समझ आया, क्या था, एक कर्व हमने लिया था, एक ए पॉइंट ले लिया हमने फिक्स पॉइंट। ठीक है जी, ऐसे इस कर्व की लेंथ ले ली और एक वेरिएबल पॉइंट पी ले लिया। इस पी पॉइंट से हमने क्या लिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो ए पॉइंट और साई पॉइंट, ये पॉइंट टेंजेंट वाला कट करेंगे आपस में टेंजेंट, तो किसी पॉइंट पर कट करते मिलते हैं तो वहाँ से एक एंगल बनता है, वो एंगल मान लिया हमने साई एंगल बनता है। तो जो एस है और जो साई है इनके बीच में जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ ए कर्व, कर्वेचर। ठीक है जी, समझ आ गया। अब बात करेंगे कर्वेचर की इक्वेशन फाइंड करना, कि कर्वेचर की इक्वेशन क्या आएगी। ये तो हमने बात कर दी, एस और साई के बीच में रिलेशन आएगा, वो रिलेशन क्या आएगा वो भी तो फाइंड करना है। चलिए उसको फाइंड करते हैं। To find equation of curvature when curve has intrinsic equation। इंट्रिंसिक इक्वेशन है तो हमें क्या करनी है, कर्वेचर की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, सेम चीज़ें यही से ऐसे हमने एक कर्व ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, ओके, एक कर्व ड्रॉ कर लिया हमने, ओके। एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कोई फिक्स पॉइंट हो गया ए, राइट। एक फिक्स पॉइंट ए हो गया हमारे पास यहाँ पे, तो एक मान लेते हैं पी पॉइंट यहाँ पे, एक मान लेते हैं क्यू पॉइंट यहाँ पे। हमने दो पॉइंट ले लिए, एक पी पॉइंट एक क्यू पॉइंट। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या है जी, जो ये लेंथ है ये मान लेते हैं एल के इक्वल डिस्टेंस, कितनी, ओ से पी तक की डिस्टेंस हमारे पास, और जो पी से क्यू है ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम जी डेल्टा। डिस्टेंस हमारे पास एस होगी तो इसको मान लेते हैं डेल्टा एस डिस्टेंस है। ठीक है, एक डिस्टेंस हमने एस ले ली तो दूसरी डिस्टेंस हमने क्या ले ली, डेल्टा एस ले ली। अब क्या करते हैं, सेम चीज़ें यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो टेंजेंट आएगा वो कुछ हमारे पास यहाँ पे बनेगा। ठीक है जी, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, और जो ये पॉइंट होगा क्या, वो पॉइंट इससे टेंजेंट मैंने ले लिया, यहाँ पे एक टेंजेंट हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसको नाम देते हैं, मैं टेंजेंट नंबर एक को मान लेते हैं T1, एक को मान लेते हैं T2। ठीक है जी, T1 T2 हमारे पास टेंजेंट बन गए। अब जो ए पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा और इस ओ जो फिक्स लाइन है, ठीक है जी, इसके कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट T1 के और फिक्स लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। वो एंगल हम मान लेते हैं कि जो ये एंगल है, ये एंगल हमारे पास क्या जी, साई के इक्वल है। ठीक है, और जो ये क्या पॉइंट है और T2 पॉइंट है, T2 टेंजेंट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा ये एंगल मान लेते हैं कि साई प्लस डेल्टा साई बनेगा जी। ठीक है, साई प्लस डेल्टा साई एंगल बन गया। अब ये साई प्लस डेल्टा साई एंगल बन गया है तो ट्रायंगल की एक्सटर्नल सम प्रॉपर्टी से, एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी वो हमारे पास क्या होती है कि ट्रायंगल के बाहरी एंगल का सम अंदर के दो ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल हमारे पास साई प्लस डेल्टा साई है, तो ये साई है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, डेल्टा साई होना चाहिए। हाँ जी, ये का डेल्टा साई है तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा साई बन जाएगा। हाँ जी, तो अब हमारे पास क्या आया, जो टेंजेंट T1 है टेंजेंट T2 है, इनके बीच में जो एंगल बना है वो एंगल हमारे पास क्या जी, डेल्टा साई एंगल आ गया। ठीक है, देखो हमने क्या लिया यहाँ से, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जस्ट एक फिक्स लाइन थी। ठीक है, एक फिक्स लाइन हमारे पास थी, हमने एक कर्व लिया, आर्क ले लिया।
ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ओ से पी क्या होगी, ठीक है, और पी से क्या वो पॉइंट है जो उसकी लेंथ हमने ले ली डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस हमने लेंथ ले ली इसकी, और एक टेंजेंट ड्रॉ किया पी पॉइंट से, एक टेंजेंट ड्रॉ किया हमने क्या वो पॉइंट से, जो पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और फिक्स लाइन थी, जो एंगल बनेगा वो एंगल बन गया साई, ये हमने लेट कर लिया कि साई एंगल बन गया, और जो क्या वो पॉइंट से बनेगा और टेंजेंट टी टू से बनेगा वो एंगल हमने लेट कर लिया कि वो साई प्लस डेल्टा साई है, ठीक है, इतना काम हो गया। ये साई प्लस डेल्टा साई एंगल बन गया है, तो एंगल एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका और इसका सम इसके इक्वल होगा, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, डेल्टा साई होना चाहिए। अगर ये डेल्टा साई है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल की हेल्प से ये एंगल क्या बनेगा, डेल्टा साई बनेगा, हाँ जी बनेगा डेल्टा साई। अब मेन चीज आती है, मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, अब आप यहां से ट्रेवल कर रहे हो उस पर, ओ पॉइंट से पी तक आप ट्रेवल कर रहे हो, तो ट्रेवल करोगे तो ये जो कर्व है, ये कर्व बैंड होगा, ठीक है, ये आर्क क्या होगी, बैंड होगी। ये आर्क कितनी बैंड होगी, उसके रिस्पेक्ट में जो चेंज आएगा वो चेंज किस में आएगा, वो चेंज हम ट्रेवल यहां से यहां कर रहे हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल बना हुआ है, एंगल कौन सा बना हुआ है, साई, ठीक है जी, एंगल क्या बना है, साई, तो इस साई के अंदर कितना चेंज आएगा, तो चेंज इन साई विद रिस्पेक्ट टू एस, या आप बोल सकते हैं आर्क लेंथ एस, ठीक है जी, लिख दीजिए आर्क लेंथ एस। ये हमारे पास क्या बनेगा, यहां से इसको बोलते हैं हम एवरेज चेंज या एवरेज रेट, ठीक है जी, एवरेज रेट होगा हमारे पास। तो ये चीज क्या होती है हमारे पास, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज किसके अंदर हुआ है, साई के अंदर चेंज हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, इसको डेल्टा लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है जी, एस के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है, तो डेल्टा एस, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, आगे बढ़ेंगे तो ये कर्व है जो, ये भी बैंड होगा थोड़ा सा, ठीक है, ये बैंड होगा। तो अगर हम क्यू से पी तक जाते हैं, लिमिटिंग पॉइंट है जो क्या लिमिटिंग पॉइंट है क्यू से पी तक का, ठीक है, तो क्यू से पी तक का जो लिमिटिंग पॉइंट है, हमें पी तक जाना है, तो पी हमारे पास यहां से क्या बनेगा, लिमिट क्यू से पी आएगी और डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एस। इसके अंदर कितना चेंज आएगा, एंगल के अंदर, ठीक है जी। हम यहां से यहां आ रहे हैं तो भी एंगल ये करो बैंड हो रहा है ना, तो चेंज साई के अंदर देखने को मिलेगा हमें, वो चेंज कितना मिलेगा, ये हमारे पास है, ठीक है जी। और लिमिट डेल्टा क्यू से पी है, मतलब चेंज किसके अंदर, डेल्टा एस के अंदर है, तो डेल्टा एस टेंड्स टू 0, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया, ओके। तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एस, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा जी डी साई अपॉन डी एस, ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास, ये डी साई अपॉन डी एस, राइट। तो जो डी साई अपॉन डी एस है, इसी को हम क्या बोलते हैं जी, कर्वेचर। जो रिलेशन हमारे पास आया था टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्वेचर, तो इक्वेशन ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या है, डी साई अपॉन डी एस है। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, हमारे पास एक ग्रीक लेटर होता है जी, ग्रीक लेटर का हम ज़्यादा यूज करते हैं। ग्रीक लेटर हमारे पास होता है जी ये सिंबल, इस सिंबल को हम बोलते हैं जी कप्पा, क्या, कप्पा। इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू डी साई अपॉन डी एस। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी जी, इक्वेशन ऑफ कर्वेचर, कप्पा इज इक्वल टू डी साई अपॉन डी एस, मतलब साई के अंदर एस के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आएगा, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कर्वेचर। जब हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में थी, ट्रिंसिक फॉर्म में थी, इंट्रिंसिक इक्वेशन थी, ठीक है जी। तो रिलेशन हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर की, ठीक है, किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट इससे करेंगे, इस सिंबल से, ठीक है जी, रो बोलते हैं सिंबल को हम इसे डिनोट करेंगे। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर रेसिप्रोकल होता है कर्वेचर का, ठीक है जी। रेसिप्रोकल इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी एस ऊपर जाएगा, डी साई नीचे आएगा, तो डी एस अपॉन डी साई, ये हमारे पास क्या आ गया जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ द कर्वेचर
इक्वेशन ऑफ कर्वेचर, तो हमारे पास क्या बनेगा जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हो गया इतना काम, जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर एक टॉपिक और करते हैं यहाँ पे सर्कल का। ठीक है, सर्कल ऑफ कर्वेचर, उसको पढ़ते हैं। एक बार जल्दी से नोट कीजिए इसको। अब हमारे पास जी कर्वेचर ऑफ सर्कल। कर्वेचर ऑफ सर्कल हमारे पास सेम ऐसा ही बनेगा। तो हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है जी, सर्कल हमने बना दिया, तो इस पे लेते हैं एक पॉइंट पी। ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे क्यू पॉइंट। चलिए मैं इसको अंदर इधर ले लेता हूँ। एक पॉइंट हमने पी ले लिया, एक पॉइंट हमने क्यू ले लिया। ठीक है जी, ओके, इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक पी पॉइंट से टेंजेंट आएगा, एक क्यू पॉइंट से हमारे पास टेंजेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, ओके। और ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये भी यहाँ पे क्या रेडियस है। और जो ये लेंथ है, ये लेंथ हम मान लेते हैं कि ये एस के इक्वल है। ठीक है जी, ये कोई ओ पॉइंट मान लेते हैं, सेंटर का पॉइंट है। ठीक है, हो गया इतना काम। पी हमारे पास है, इसको मान लेते हैं क्या, ये क्या पॉइंट है। और ये जो आर्क लेंथ ये हमारे पास एस के इक्वल है, और ये आर रेडियस है हमारे पास। ठीक है जी, आर्क लेंथ एस होगी, ये हमारे पास हो गया। तो पी और क्या के टेंजेंट से, ये टेंजेंट मान लेते T2 है, ये टेंजेंट मान लेते T1 है, इससे हमारे पास एक एंगल बनेगा। वो एंगल मान लेते हैं हम साई एंगल बनेगा। अगर ये एंगल साई है तो यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल है वो भी हमारे पास क्या होगा, साई होगा। ठीक है जी, अब हमारे पास एक रिलेशन पता है, यूजिंग ए रिलेशन में पता है कि L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। ठीक है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा। ठीक है, ये हमारे पास होता है जी, ओके। तो अब हमारे पास जो L है, L क्या है, आर्क लेंथ है, ये क्या हमारे पास एंगल है, ये क्या हमारे पास रेडियस है। तो L की वैल्यू क्या है, आर्क लेंथ की वैल्यू S है, R की वैल्यू R है, थीटा की वैल्यू कितनी जी, साई है। ठीक है, ये हमारे पास है। इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू साई। साई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ds अपॉन डी साई इज इक्वल टू आर इंटू 1, क्योंकि साई के रिस्पेक्ट में साई का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ds अपॉन डी साई इज इक्वल टू आर। ये हो गया हमारे पास। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो कर्वेचर ऑफ सर्कल चाहिए, कर्वेचर चाहिए। कर्वेचर की इक्वेशन क्या होती है, कर्वेचर की इक्वेशन डी साई अपॉन डी एस ये होती है। लेकिन यहाँ से क्या है, डी एस अपॉन डी साई है, तो इसका रेसिप्रोकल करो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डी साई अपॉन डी एस। इसका रेसिप्रोकल हुआ तो इसका भी होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कर्वेचर ऑफ सर्कल। तो कर्वेचर ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए हम ऐसे यूज करेंगे, डी साई अपॉन डी एस। ठीक है जी, अगर हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्कल फाइंड करना होगा तो हम ये फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, ओके, इतना काम हो गया। अब ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एक नोट बता रहा हूँ कि जो स्ट्रेट लाइन है वो बेंड नहीं होगी। जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास ये बेंड नहीं होगी। जैसे आपकी भाषा में क्या बोलते हैं तो मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ पे एक होता है, हरड़ बोलते हैं उसको। ठीक है, उसका जो डंडा होता है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, वो बेंड नहीं होता बिल्कुल। ठीक है, इतना कठोर होता है वो चीज़ें। जैसे आप कह सकते हो कि आप स्कूल के अंदर आपने कभी न कभी पैनी तो खाई होगी, पिटाई जिसको बोलते हैं, पीटीआई से, जो पीटीआई के पास होती है। ठीक है, या स्कूल का जो हेडमास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, उसके पास एक होती है, एक पैनी होती है, बैथ बोलते हैं उसको एक। ठीक है, वो देखिए आपने, वो क्या होती है, वो बैंड नहीं होती। ठीक है जी, वो बैंड नहीं होती है, तो बैंड नहीं होगी तो वहाँ पे क्या बनेगा, जो एंगल बनेगा वो तो कांस्टेंट बनेगा। एंगल कांस्टेंट बनेगा, एंगल कांस्टेंट आएगा तो इट मीन्स जो डेरिवेटिव करेंगे उसका वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या डेरिवेटिव 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, एंगल्स ये क्या होगा, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है जी, 0। तो उस केस में ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक
हो गया इतना काम, कर्वेचर ऑफ सर्कल। आज हम टॉपिक इतने पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। इनकी डेफिनेशन क्या है? जैसे मैंने कहा था, पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर डेफिनेशन की बात करेंगे। अब इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले डेफिनेशन किसकी है? कर्वेचर की डेफिनेशन है। ओके, तो कर्वेचर की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? मेजरमेंट थी हमारे पास, द न्यूमेरिकल measure of the sharpness of the bending of a curve at a point is called the curvature of the curve at that point। ये हमारे पास क्या हो जाएगी जी? कर्वेचर की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये डेफिनेशन प्यारे बच्चों एग्जाम के अंदर आ जाती है 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास थी इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व की इंट्रिंसिक इक्वेशन। अब इसके डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर हमारे पास है इफ S denotes the length of the arc, और इसके अंदर ना आप जो स्टार्टिंग में डायग्राम बनाए थे वो डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे लीजिए छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये P क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास LM हो जाएगा। ये ज़्यादा हमने बेंड कर दिया है, ठीक है। ये हमारे पास LM हो जाएगा डायग्राम। आप ऐसे बना सकते हो, इफ़ S denotes the length of the arc of a curve measured from some fixed point A, some fixed point A to variable point P, to a variable point P, and psi is the angle between the tangents at P and A, or any other fixed line through A। Fixed line through A, then the relation between S and psi is called an intrinsic equation of the curve। तो हमारे पास क्या बन जाएगी? इंट्रिंसिक इक्वेशन बन जाएगी। Here S and psi are called the intrinsic coordinates। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे जी? इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और इसका डायग्राम बना सकते हो आप। करो, हमने बना लिया एक, ठीक है। एक पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे P पॉइंट। जिस P पॉइंट से होता है टेंजेंट साई A पॉइंट, T टेंजेंट ले लिया हमने, S लेंथ ले ली, ठीक है जी। एक्स एक्सिस ये हमारे पास गया, ओके। ये भी इसका डायग्राम बना सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, फिर एक डेफिनेशन वो लिखते हैं इसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेसिप्रोकल ऑफ द कर्वेचर of the curvature at any point P of the curve is called radius of curvature. Radius of curvature and is denoted by this symbol for an intrinsic equation the radius of curvature at point P is given by ds अपॉन डी साई। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। ठीक है जी, अब जो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट होगा इसका वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। ठीक है जी, ताकि उनको भी अच्छी चीज़ें समझ आए, कॉन्सेप्ट कर ले रहा हूँ। मिलेंगे जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।